समाजवादी समाज में कौन सी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इसका आज हम जिक्र करेंगे। अभी तक हमने अपने पेपर में पढ़ा कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत में समाजवादी समाज है। हमें लोकतांत्रिक समाज की विशेषताओं को भारतीय समाज पर अप्लाई करके देखा कि क्या वो विशेषताएं भारतीय समाज में व्याप्त है। हमने साबित किया कि ये है, अर्थात भारत एक लोकतांत्रिक समाज। फिर हमने इस बात का जिक्र किया कि क्या भारत एक समाजवादी समाज है, और हमने एक तरीका अपनाया कि हमने देखा कि समाजवादी समाज में क्या विशेषताएं होती है और क्या वो विशेषताएं भारतीय समाज में है। भारतीय समाज में समाजवादी समाज की विशेषताएं पाई जाती है, तो भारत एक समाजवादी समाज। अब प्रश्न ये उठता है कि एक लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज में किस प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं कार्य करती हैं। हमारा जो पूरा पेपर है ये प्रशासनिक संस्थाओं पर है, जहां हम अलग अलग प्रकार की प्रशासनिक संस्थाओं का संरचनात्मक और कार्यात्मक विवरण देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि हमारे यहाँ किस प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं पाई जाती हैं। ध्यान देंगे कि हम अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं कौन सी प्रशासनिक संस्था, हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार की प्रशासनिक संस्था। तो हम जिन प्रशासनिक संस्थाओं का जिक्र करेंगे वह हम 4 प्रकार की प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं। सबसे पहला प्रकार है संवैधानिक, दूसरा है सांख्यिकी, तीसरा प्रकार है कार्यकारी, आदेश द्वारा स्थापित, कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित, और दूसरा प्रकार है परामर्शकारी या परामर्शदात्री संस्था। हमें समझना है कि जो 4 प्रकार की संस्थाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी संस्थाएं संवैधानिक कहलाएगी, कौन सी सामूहिक, तीनों पर हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं। हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। भारत में जो संविधान लागू हुआ, जो नवंबर 1949 के बनकर हमारे सामने तैयार था, इस संविधान में बहुत सारे ऐसी संस्थाओं का उल्लेख कर दिया गया जो कि भारतीय प्रशासन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो जिन संस्थाओं का जिक्र, उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है, उसे हम संवैधानिक संस्था कहेंगे। अर्थात संविधान जिस समय लागू हुआ उस समय इन संस्थाओं का अस्तित्व था। संविधान में ये लिखा हुआ था कि इन संस्थाओं की संरचना किस प्रकार से होगी, इन संस्थाओं का संगठन किस प्रकार से होगा, ये संस्थाएं कार्य किस प्रकार से करेंगी। कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो इनके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले सिर्फ हमें समझे कि संवैधानिक संस्था से तात्पर्य क्या। जिस संस्था का उल्लेख भारतीय संविधान में है, जिस संस्था के संगठन के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है कि 1 सदस्य होगा या 2 सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे, संरचना किस प्रकार की जाए। जब भारतीय संविधान लागू हुआ, एक उदाहरण ले लेते हैं आपको समझने के लिए, जैसे निर्वाचन। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया कि भारत में एक निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग के संगठन के बारे में बताया गया कि इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा, लेकिन कालांतर में टीएन शेषन के जमाने के बाद में निर्वाचन उसी समय से शुरू हो गया। निर्वाचन आयोग के संगठन में परिवर्तन किया गया और निर्वाचन आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। एक निर्वाचन आयुक्त उसकी सहायता के लिए 2 और निर्वाचन आयुक्त नियुक्त
ये नियुक्ति ऐसे नहीं हो सकती थी कि सरकार ने कहा कि नहीं आ सकती निर्वाचन आयुक्त। इसके लिए संविधान में प्रावधान जोड़ना पड़ा। अनुच्छेद 324 में संशोधन करके उसको निर्वाचन आयोग में एक आयुक्त के स्थान पर दो और आयुक्त को जोड़ा गया कि संविधान संशोधन के बाद ही संभव हुआ कि हम एक संवैधानिक संस्था में इस संगठन में परिवर्तन करना। निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करेगा ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। 324 इस तरह के बहुत सारे अनुच्छेद उपबंध प्रावधान उसमें उल्लेख है। जैसे वित्त आयोग है, संविधान के अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है कि वित्त आयोग का संगठन कैसे होगा और वित्त आयोग क्या कार्य करेगा। तो यहाँ इतनी बात स्पष्ट हुई कि प्रशासन के संचालन में महत्वपूर्ण संस्थाओं का जिनका उल्लेख, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में है, उन्हें हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। उसके बाद कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि सांविधिक संस्थाएं हैं। सांविधिक संस्थाएं अर्थात वो संस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, की आवश्यकता। और ये सांविधिक संस्थाएं वो संस्थाएं जो व्यवस्थापिका के कानून के द्वारा बनी गई है। व्यवस्थापिका में एक विधि पारित हुई और उस विधि के प्रावधानों के अंतर्गत एक संस्था का निर्माण। जब व्यवस्थापिका एक कानून के माध्यम से एक संस्था का निर्माण कर रही है तो उस कानून में उल्लेखित कर दिया जाता है कि इस संस्था का संगठन क्या होगा, इस संस्था के कार्य क्या होगा। सरकार को संविधान में उल्लेखित संस्थाओं के अतिरिक्त अगर अन्य प्रशासनिक संस्थाओं की आवश्यकता महसूस होती है कि हमें अपने देश को चलाने के लिए, अपने जनता के लिए हमें जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हमारे सरकार के जो लक्ष्य हैं या जन कल्याण के जिन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना चाहिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें एक विशिष्ट संस्था की आवश्यकता है। और व्यवस्थापिका उस संस्था के लिए प्रस्ताव रखती है। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में वो प्रस्ताव पारित होता है या राज्यसभा में रखा जा रहा है तो उसमें पारित होता है, फिर दूसरे सदन के पास जाता है। दोनों सदनों में जब उस संस्था का प्रस्ताव पारित हो जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, एक गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है और उस संस्था की स्थापना हो जाती है। तो भारतीय कानून के द्वारा जिस संस्था की स्थापना हुई उसे हम सांविधिक संस्था कहते हैं। एक संस्था है कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित संस्था। ऐसी प्रशासनिक संस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ऐसी प्रशासनिक संस्थाएं जिनको व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया नहीं गया, व्यवस्थापिका के किसी प्रस्ताव या कानून के द्वारा नहीं बनाया, बल्कि भारत की कार्यपालिका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद के मुखिया है, भारत की कार्यपालिका ने केवल एक आदेश जारी कर एक संस्था का गठन कर दिया। ये संस्था अब काम करेगी। नीति आयोग जैसे एक कार्यकारी आदेश जारी कर दिया गया और उस कार्यकारी आदेश के द्वारा अगर कोई संस्था स्थापित हो गई है तो उसे हम कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्था कहेंगे। भारत में संवैधानिक संस्थाएं भी है, सामाजिक संस्थाएं भी हैं और कार्यपालिका के आदेश के द्वारा स्थापित संस्थाएं भी हैं। ये एक है परामर्शदात्री संस्था। ये जरूरी नहीं, ये परामर्शदात्री संस्थाएं संवैधानिक भी हो सकती है, सांविधिक भी हो सकती है और कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्थाएं भी हो सकती है। फर्क क्या है कि चाहे वो संविधान में उल्लेखित संस्था हो, लेकिन वो केवल परामर्श देने का कार्य कर रही है। परामर्श किसको दे रही है? सरकार का आदेश सरकार का परामर्श माने जरूरी नहीं है, मान नहीं सकती क्योंकि उन संस्थाओं में विशेषज्ञ है, अपने विशेषज्ञ।
तकनीकी क्षेत्र में कोई अगर परामर्श चाहिए तो तकनीकी परिषद बनी हुई है, वो परामर्श देगी और वो परामर्श सरकार मानती नहीं मानती अलग बात है, सरकार को पढ़ने से किन लोगों को उच्च पदों पर नियुक्ति देनी है, सब लोग सेवा आयोग उसकी परामर्श दे रहा है, आदेश नहीं दे रहा है कि हम व्यक्ति आईएएस बन गए, हमको आईपीएस बन गया। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके लिस्ट बनाई, योग्यता सूची बनाई और उस योग्यता सूची के आधार पर सरकार को योग्यता सूची भेज दी कि ये हमारा परामर्श ये है कि इन लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाना चाहिए। सरकार सामान्य आदेश को मानी लेती थी योग्यता के आधार पर, लेकिन फिर वो माना परामर्श ही जाएगी। अब संघ लोक सेवा आयोग कैसे संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन केवल परामर्श देने का कार्य कर रही है, तो उसको हम परामर्शदात्री संस्था कहेंगे। तो इस प्रकार भारतीय समाज, भारत देश, भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में 4 प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं कार्य कर रही है: संवैधानिक, सांविधिक, कार्यकारी और परामर्शदात्री संस्था। संवैधानिक संस्थाएं कई हैं, प्रत्येक संस्था के बारे में हमें उसका संगठन पढ़ना पड़ेगा, उसका विचलित करना पड़ेगा कि इस संस्था का संगठन क्या है, इस संस्था का कार्य क्या है। फिर कुछ हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये सामाजिक संस्थाओं की संरचना क्या है, कार्य क्या है, भारतीय समाज में इनकी आवश्यकता क्यों हुई और भारतीय समाज में क्यों व्यवस्था विभाग को ऐसी संस्था बनानी पड़ी। फिर क्या अचानक जरूरत पड़ी कि सरकार को एक केवल अध्यादेश के माध्यम से संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ी। जरूरत अचानक होगी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए ना संविधान में संशोधन किया गया और ना ही व्यवस्था विभाग में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव रखा गया, ना लोकसभा की इजाजत की गई, प्रस्ताव पारित किया गया, ना राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, ना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता हुई और केवल एक अध्यादेश के माध्यम से एक आदेश प्रसारित कर एक संस्था के अस्तित्व को कायम कर दिया गया, ताकि सरकार जो विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य हैं, जिन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए उस प्रकृति की संस्था की आवश्यकता है, वो संस्था कायम कर सके, स्थापित कर सके। और उनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे उस संस्था का संगठन क्या है, उस संस्था का कार्य क्या है, जिस उद्देश्य को संस्था स्थापित की गई थी, क्या वो उद्देश्य प्राप्त हो रही है, ये हमको पढ़ना है। परामर्शदात्री संस्था वो संस्था है जो परामर्श देने का कार्य करे, चाहे वो संविधान को लेखित है, चाहे वो व्यवस्था विभाग द्वारा बनाए गए हैं और चाहे वो कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाए गए। जिन सामान्य जिन संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे कोर्स में, जैसे निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, योजना जो पहले योजना आयोग था, नीति आयोग है। तो योजना आयोग हमारे कोर्स में है, सिलेबस में किसी भी प्रकार का संशोधन होगा तो अलग बात है, बाकी योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हम उसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल उसके बारे में पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब प्रशासनिक संस्थाएं हैं। संघ लोक सेवा आयोग इसके बारे में पढ़ेंगे, चुनाव आयोग उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन किया है, वित्त आयोग उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ वो संस्थाएं हैं, इस संस्थाओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम आगे रेलवे बोर्ड एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, रेलवे बोर्ड का संगठन क्या है, रेलवे बोर्ड के कार्य क्या है, किस प्रकार ये कार्य करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, कौन सी संस्था है, इसका संगठन क्या है, इसके कार्य क्या है, तो हम आरबीआई को इसमें शामिल करेंगे। और ये सारी संस्थाओं को पढ़ने पर इनका संगठन, इनका कार्य, कार्य प्रक्रिया समझने के बाद हमारे पूरा पेपर हो जाता है कि भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। हम वो डिटेल से समझेंगे कि कौन सी संस्थाएं संवैधानिक कहलाएगी, कौन सी है जो सांविधिक श्रेणी में आती है, कौन सी है जो परामर्शकारी श्रेणी में आती है और कौन सी है जो कार्यकारी आदेश की श्रेणी में आती है। तो 4 प्रकार के प्रशासनिक संस्थाएं हैं जिनके बारे में विस्तार से हमको अध्ययन करना है।